हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू RS ओनली। और अगर आप पिछले कुछ दिनों से न्यूज़ फॉलो कर रहे हो, स्पेशली जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो आपको पता है कि देश में बहुत एक साइलेंट सा मूवमेंट क्रिएट हो गया है रिजर्वेशन के खिलाफ। रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड रिजर्वेशन इन जॉब्स, राइट, पब्लिक एजुकेशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो रिजर्वेशन चीज़ क्या होती है, क्या सेंटिमेंट है, क्या शिकायतें हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, लोगों की क्या डिमांड है, दोनों पक्ष देखेंगे, गवर्नमेंट ने क्या स्टेटमेंट दिया है, सब कुछ देखते हैं। बिल्कुल ठंडे दिमाग से सुनना और अजम्पशन मत लिया करो। एक तो कमेंट्स में करते हो कि मैम तो ये सोचती है, बात सोच विचार की नहीं है, बात समझने की है कि आखिर चीज़ क्या है। आप अग्री कर सकते हो, डिसअग्री कर सकते हो, आपके लिए कमेंट्स ओपन है, ठीक है। अब अपन शुरू करें टॉपिक। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट 16 अगस्त को RS ओनली के ऊपर एक रोड मैप सेमिनार है जो 6 दिसंबर को आपका प्री एग्जाम होने वाला है, उसके लिए। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपको मेंटोरशिप चाहिए, फैकल्टी से बात करनी है, फॉर एग्जांपल मैं हूँ यहाँ पे, आलोक सर हैं, जो भी आपको फैकल्टी से क्वेश्चंस हैं तो आप मिल सकते हो, आ सकते हो, अपनी स्ट्रैटेजी सुलझा सकते हो कि भाई मुझे कैसे एग्जाम पास करना है, क्या प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं, मुझे कैसे संभालना है टॉपिक्स को, नोट्स कैसे बनते हैं, टेस्ट कैसे करेंगे, आपके सब सवालों का जवाब वहाँ मिल जाएगा। आपको मेंटोरशिप चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल। आपको क्रैश कोर्स चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल। और भी कोई क्वेरी है, कन्फ्यूजन है, एक्सपीरियंस इशू है, जो भी है, 16 अगस्त को सुबह 11 बजे RS ओनली के सेंटर पे सेमिनार है, प्लीज़ विजिट, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के अपने एक जजमेंट में बोला भारत सरकार को रिजर्वेशन के बारे में कुछ सोच विचार करना चाहिए। और ये सोच विचार जो था, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि क्यों ना आप SC ST के कोटा सिस्टम में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करो। क्रीमी लेयर, वही क्रीमी लेयर जो OBC में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। इसको देखते हैं कि क्या बात चल रही है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बहुत ही इजी, ठंडे दिमाग से सुनना। चाहे आप रिजर्व्ड कैटेगरी के हो, चाहे आप OBC क्रीमी लेयर हो, चाहे आप नॉन रिजर्व्ड जनरल कैटेगरी से हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड की बात क्या हो रही है, ठीक है। एक PIL लगाई गई थी, एक एडवोकेट हैं अश्विनी कुमार उपाध्याय, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL लगाई। इन्होंने बोला कि जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन है, आज जो हमें रिजर्वेशन की शक्ल देखने को मिलती है 7.5%, 13.5% और 27%, इसमें हमें कुछ, और 10% EWS, इसमें हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। चेंजेस, हमें रिजर्वेशन को बदलना पड़ेगा। आप रिजर्वेशन देना चाहते हो दो, लेकिन उनको दो जिनको ज़रूरत है। इन्होंने इतना बोला, PIL लगा दी। इनकी मेन डिमांड ये थी कि आप एक क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लागू करो SC और ST में। आप एक क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लागू करो SC और ST में भी। कौन सा क्रीमी लेयर? जो आपका OBC में है। मंडल कमीशन के बाद में जब OBC रिजर्वेशन आया, इस कहानी को सुनना, ये इंटरेस्टिंग है। तो सुप्रीम कोर्ट में दलील चल रही थी, बहुत आर्ग्यूमेंट्स, बैक एंड फोर्थ, सब कुछ चल रहा था। तो वकील साहब जो रिजर्वेशन के खिलाफ बोल रहे थे, उन्होंने बोला कि ठीक है जज साहब, आपको रिजर्वेशन देना है OBC को, आप दो, लेकिन ब्लैंकेट सबको मत दो। भाई उनको मत दो जिनकी जेब में इतना पैसा है कि वो अपने बच्चों की एजुकेशन में इन्वेस्ट कर सकें, पढ़ा सकें, लिखा सकें और उनका खुद का काम भी उनको मिल सके। रिजर्वेशन आप उनको दो जो एक्चुअली दरिद्र हैं और जिनके साथ में सामाजिक भेदभाव भी होता है। OBC की बात कर रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट को ये बात पसंद आ गई और उन्होंने इसको क्रीमी लेयर बोला। जैसे अपन दूध उबालते हैं, पतीला लेते हैं, दूध उबालते हैं और दूध जब ठंडा होता है तो उसके ऊपर एक मलाई आ जाती है। इट इज़ वेरी रिच इन फैट, राइट। फैट के लिए बहुत अच्छा है, उसकी चीज़ बना सकते हो, राइट। वही होता है क्रीमी लेयर, कि उस पूरे दूध में जो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशियस पार्ट है वो सबसे ऊपर है, उसको हम रिमूव कर लेंगे और उसको हम रिजर्वेशन नहीं देंगे। ये होगा आपका क्रीमी लेयर। ये क्रीमी लेयर OBC में सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन लगा दिया। अब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि यही क्रीमी लेयर SC ST में भी लगाओ, क्योंकि आपको SC ST में भी कास्ट स्पेसिफिक ऐसे परिवार मिल जाएंगे, ऐसे सामाजिक ग्रुप्स मिल जाएंगे जो बहुत एफ्लुएंट हैं, बहुत रिच हैं। आपने एक बहुत फेमस एग्जांपल सुना होगा टीना डाबी का। शी इज़ एन IAS ऑफिसर, राइट, रैंक 1 थी वो, 2015 का बैच की, शायद 2016 के बैच की थी शायद, रैंक 1। उनको SC रिजर्वेशन मिला था ना, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है, क्योंकि जो उन्होंने मेंस में मार्क्स पाए हैं वो शेयर टैलेंट है। लेकिन अगर हम क्रीमी लेयर लगा देते तो वो प्री कभी पास ही नहीं कर पाती, उनके इतने कम मार्क्स थे, क्योंकि उनको SC का रिजर्वेशन मिला हुआ था। मैम उनमें इतना क्या स्पेशल था? उनके पिताजी भी ऑफिसर थे, गैजेटेड ऑफिसर, उनके दादाश्री भी गैजेटेड ऑफिसर थे, उनकी माताश्री भी गैजेटेड ऑफिसर थीं, शायद आज भी कार्यरत हैं। और यही क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट अगर होता, अब लागू अगर हो जाता,
तो जो उनकी छोटी बहन आईएएस ऑफिसर बन गई हैं, उसी एससी का रिजर्वेशन लेके वो नहीं बन पाती। समझ में आ गई चीज़ मैं क्या कर रही हूँ? उनमें टैलेंट था, वो हमें उनकी मेंस की कॉपी देख के पता चल गया, बट प्रॉब्लम ये है कि वो मेंस तक पहुंच ही नहीं पाती अगर उनके पास में एससी रिजर्वेशन नहीं होता तो, क्योंकि उनका इतना खराब प्रदर्शन था प्री एग्जाम में। यूपीएससी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये क्रीमी लेयर की प्रॉब्लम यहाँ से आर्ग्यूमेंट आ रहा है। आर्ग्यूमेंट पिटिशनर क्या बोल रहे हैं कि जो पैसे वाली फैमिलीज हैं वो एससी एसटी में उन्होंने बेनिफिट्स को मोनोपोलाइज कर लिया है, जैसा भी मैंने एग्जाम्पल दिया। इन्होंने बोला कि इसको एलिट कैप्चर बोल सकते हो, और जो सबसे ज़्यादा दरिद्र स्थिति में जो परिवार रह रहे हैं उसी कास्ट ग्रुप में जो एससी में आते हैं, उसी कास्ट ग्रुप में जो एसटी में आते हैं, उनको बेनिफिट मिलता ही नहीं है। आपने किसी भी एग्जाम का अगर आप रिजल्ट निकालोगे ना तो उसमें एसटी में आपको बहुत सारे सरनेम मीना मिल जाएंगे। नाउ नो हेट टू मीनाज, लेकिन आपके पास में ये चीज़ एक तरह से ग्रुप बन गया है कि अगर एसटी का रिजर्वेशन मिल रहा है तो चांसेस है कि मीना होगा, राइट। वो चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट वी हैव पिटिशनर्स ने क्या बोला कि भाई जो 2024 में अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ना स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह के जजमेंट के दौरान, तो हम चाहते हैं कि आप एससी एसटी में सब क्लासिफिकेशन कर दो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई एससी एसटी में सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए। क्रीमी लेयर मैं आपको बता चुकी हूँ 1992 में इंदिरा साहनी जजमेंट के दौरान सुप्रीम कोर्ट की जब सुनवाई चल रही थी मंडल कमीशन के बाद में, तो उसमें आया कि भाई क्या करना क्या है इस ओबीसी के साथ में, सबको दे दोगे क्या? नहीं भाई, सबको नहीं देंगे, उनको देंगे जिनको ज़रूरत है, जिनके बच्चे इतने सक्षम, जो परिवार इतने सक्षम नहीं हैं इकोनॉमिकली कि वो अपने बच्चों को अच्छी जगहों पे पढ़ा सकें, उनकी एजुकेशन में इन्वेस्ट कर सकें और अच्छी नौकरी उनको कभी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, राइट। तो उनके लिए था सोशली, एजुकेशनली और इकोनॉमिकली एडवांस्ड। एक चीज़ ध्यान रखना, रिजर्वेशन उनके लिए था जो सामाजिक तौर पर पिछड़े थे, सोशल बैकवर्डनेस, ठीक है। ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों के लिए कभी था ही नहीं। इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों के लिए ओबीसी नॉन क्रीमी एग्जिस्ट करता है, और अभी मोदी सरकार ईडब्ल्यूएस लेकर आई जनरल के लिए कि जो जनरल में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसको हम 10% दे देंगे, ठीक है। नाउ ये जो पॉइंट है सोशल बैकवर्डनेस वाला, इसके लिए एससी और एसटी का रिजर्वेशन लागू किया गया था। क्यों? क्योंकि सामाजिक तौर पर इनके साथ में भेदभाव होता है। वो जो छुआछूत वाली अपन कहानियाँ सुनते हैं वो इनके साथ होती थी। मैं इस आर्गुमेंट में नहीं जाऊंगी कि हज़ारों साल से नहीं होता था मैम, जैसे पिछली बार डिस्कशन हुआ था। मैम हज़ारों साल से नहीं हुआ था, देखो इन्होंने तो राज भी किया हुआ है, देखो इनके तो हमारे पास में एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं। नहीं, हज़ारों साल तक आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास में पिछले 100 सालों की कहानी भी अवेलेबल है, 150 सालों की कहानी अवेलेबल है, जहाँ पर आपको सामाजिक तौर पर भेदभाव देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप अपने खुद के गांव में भी देखोगे, खुद के घरों में भी देखोगे, तो आपको मिल जाएगा वो भेदभाव। आप पर्सनली नहीं करते हो, आपके पेरेंट्स नहीं करते हैं, लेकिन समाज कर रहा है, एंड दैट इज़ अ वेरी सॉरी अफेयर विद दिस। सोशल बैकवर्डनेस के लिए आपको दिया गया। एजुकेशनल बैकवर्डनेस और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस सोशल बैकवर्डनेस का ही रिजल्ट होता है। जब आप किसी को अपने आसपास फटकने नहीं दोगे, आने नहीं दोगे, तो उसको एजुकेशन क्या दोगे, और जब आप उसको एजुकेशन नहीं दोगे तो वो क्या इनकम जनरेट कर लेगा, और जब इनकम ही जनरेट नहीं करेगा तो वो गरीब ही रह जाएगा। और गरीबी एक विशिष्ट साइकिल होती है। गरीब का बच्चा गरीब ही रहता है क्योंकि वो पढ़ा नहीं सकता, और जो पढ़ नहीं सकता वो काम नहीं कर सकता, कमाई नहीं कर सकता। ये एक साइकिल की तरह काम करता है, ठीक है। जो बहुत एडवांस सेक्शन हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया गया क्रीमी लेयर के एक तरह से तरीके से, ठीक है। और ओबीसी के ऊपर ही अप्लाई होता है, और इनकम लिमिट वगैरह हर साल बढ़ती रहती है। ये पुराना डेटा है, आई एम सॉरी, बट इनकम जो लेवल है वो चेंज होता रहता है, राइट। समझ में आता है? वेरी गुड। अब सेंटर क्या बोल दिया? सेंटर ने आज सुबह ये बोला है आज 10 अगस्त है, मैं इसको आज रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मैं आज की न्यूज़ बता रही हूँ, हो सकता है आपको 1-2 दिन में देखने को मिले वीडियो। सेंटर ने क्या बोला, जब सुप्रीम कोर्ट में ये डिस्कशन चल रहा है, आर्ग्यूमेंट चल रहा है, तो सेंटर ने बोला कि हम कोई क्रीमी लेयर ना तो इंट्रोड्यूस करेंगे एससी एसटी में, ना कर सकते हैं। करेंगे नहीं, आपकी नीयत की बात है, लेकिन कर सकते क्यों नहीं हो? कर तो सकते हो। कर इसलिए नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है सोशल बैकवर्डनेस का। अगर एससी कम्युनिटी की एक कास्ट से बिलोंग करके टीना डाबी आईएएस ऑफिसर बन भी जाती हैं, तो भी बाकी एससी कम्युनिटी का सोशल ऑस्ट्रिसाइजेशन अभी तक नहीं रुका है। समझे मैं क्या बोल रही हूँ? जस्ट बिकॉज उस कम्युनिटी से कोई टॉप पोजीशन पा लेता है, हमने प्रेसिडेंट दे दिया, एससी कम्युनिटी ने प्रेसिडेंट दे दिया देश को, तो क्या उनके दूल्हों को आज भी घोड़ों से नहीं उतार देते गांव में कई लोग? यस, यानी कि पब्लिक में लोगों के मेंटालिटी में अभी तक वो सोशल एक्सेप्टेंस नहीं आई है।
और वो सोशल एक्सेप्टेंस आएगी तब जाके हम मानेंगे कि SC ST लोग भी अब रेगुलर सिटीजन्स के बराबर हैं, सोशली, इकोनॉमिकली नहीं। ओके, गवर्नमेंट ने भी यही बोला है, हिस्टोरिकल डिसएडवांटेजेस जो रही हैं SCs को लेके, जैसे कि छुआछूत का भेदभाव होना, और STs को लेके ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। क्यों? क्योंकि STs के लिए क्या है, वो ट्राइबल्स हैं, जंगल पे डिपेंडेंट हैं, राइट, उनकी अलग कल्चर है, बैकवर्ड हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ये इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के बराबर नहीं होती। OBC के कारण OBCs का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड थे ज़्यादातर, सोशली उनके साथ में ऑस्ट्रेसाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, क्या कोई ब्राह्मण किसी जाट को हाथ लगाने से मना कर रहा है कहीं पे? नहीं कर रहा है। क्या कोई राजपूत किसी गुर्जर से दोस्ती नहीं कर रहा है, हाथ नहीं मिलाता है, गले नहीं मिलते हैं? क्या उनको अपने फंक्शंस वगैरह में नहीं इनवाइट किया जाता है? यू विल सी कि ऐसा है, और सामाजिक लेवल पे भी है। लेकिन SC STs में अभी भी ये एक्सेप्टेंस अपर कास्ट में नहीं आ रही। अपर कास्ट मैं सिर्फ सोशल टर्मिनोलॉजी के नाम पे यूज़ कर रही हूँ, अदरवाइज भाई पर्सनली मेरी नज़र में कोई अपर डाउन नहीं है। मैं ऐसी एजुकेशन पाई हुई हूँ, मुझे किन किन टीचर्स ने पढ़ाया है, क्या फ़र्क पड़ता है आजकल, लेकिन समाज कर रहा है तो क्या कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन SC ST के साथ में जो होता है वो प्राइमरीली पैसे के कारण नहीं होता है, सोशल स्टेटस के कारण होता है। और SC ST रिजर्वेशन देने के पीछे ऑब्जेक्टिव हमारा यही था कि सोशल इक्वालिटी हो और उनको सोशल जस्टिस भी मिले, सिर्फ इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ही नहीं करना। ओके नाउ, ये कुछ लीगल आर्ग्यूमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के टाइम, सुप्रीम कोर्ट में जो सेंटर ने दिए हैं, जो आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, जिनका आपको पता भी होगा, आपने कोर्स में पढ़ा भी होगा। इंदिरा साहनी केस में OBCs के लिए क्रीमी लेयर वगैरह वाला जो काम है वो अपन ने लगा दिया था। अशोक कुमार ठाकुर का केस था 2008 का, उन्होंने बोला कि भाई क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट SC ST में नहीं लगेगा। EV चेन्नैया का केस था 2005 का, उसके लिए भी यही था कि भाई सिर्फ पार्लियामेंट है जो कि इस बारे में फैसला ले सकती है, सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में डायरेक्शंस देने का या फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है। आर्टिकल 341 और 342 भी यही बोलता है कि सिर्फ पार्लियामेंट है जो कि किसी को, किसी ट्राइब को, किसी कास्ट को SC या ST में रेस्पेक्टिवली प्लेस करने का या फिर निकाल देने का अधिकार रखती है। कौन? सिर्फ पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल नहीं है। ओके नेक्स्ट, गवर्नमेंट ये बोल रही है कि भाई तुम सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है ना, तुम खेल लो, तुम्हें जो सुनना है तुम सुन लो, तुम्हें जो फैसला सुनाना है सुना लो। इसके ऊपर अल्टीमेट लेजिस्लेशन जो है वो अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट का है, और अगर सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफेयर करता है तो सेपरेशन ऑफ पावर्स वाला जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पॉइंट है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसको नहीं छेड़ने का है। बस मतलब सरकार ने यही बोला है इन नॉट एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स। रिजर्वेशन पॉलिसी को फ्रेम करना या मॉडिफाई करना एक होलिस्टिक रिव्यू रिक्वायर करता है, जिसके लिए एम्पिरिकल डेटा चाहिए और लेजिस्लेटिव मैंडेट चाहिए, यानी कि पार्लियामेंट जो बोलेगी वो होगा। ठीक है ना, कोर्ट्स डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं गवर्नमेंट को किसी पर्टिकुलर पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए, रिमूव करने के लिए या चेंज करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि कोई दूसरा बेहतर ऑल्टरनेटिव एग्जिस्ट करता है। पिटिशन जो है वो ये बोल रहे हैं कि रिट ऑफ मैंडेमस लगाओ आर्टिकल 32 में। क्यों? क्योंकि हमें जानना है कि ये डेटा क्या है, लेकिन सरकार ने बोला है कि नहीं लागू होता भैया, सेपरेशन ऑफ पावर्स है और ये इंटरफेरेंस तीनों विंग्स में नहीं होनी चाहिए एक दूसरे के साथ में। सेंटर ने बोला है सुप्रीम कोर्ट को कि इस पिटिशन को डिसमिस करो, जो अश्विनी कुमार उपाध्याय नाम के जो वकील हैं उन्होंने लगाई है, और काम के केस सुनो, सेंटर ने ये बोला है। ठीक है ना, ये बेंच ये 2024 वाली है, आई थिंक मैंने गलत फोटो लगा दी है, सॉरी। नाउ 2020, अच्छा ओके, मैं इसकी बात कर रही थी शायद इसलिए इन्होंने फोटो लगाई है ये वाली, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी तो उन्होंने ये बोला 7 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, और उन्होंने ये फैसला किया कि SC ST में सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए जैसे OBC में है, क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, और इन्होंने बोला कि भाई ये जो 4 जजेस थे इंक्लूडिंग जस्टिस BR गवई जो उस वक्त CJI थे, उन्होंने ये बोला कि हमें SCs और STs में भी ऐसी कास्ट ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो बेहतर पोजीशन पे हैं आज, इकोनॉमिकली, ध्यान रखना इन वर्ड्स का, इकोनॉमिकली बेटर पोजीशन है उनकी, और हमें उनको एक्सक्लूड करना पड़ेगा और उनको एक क्रीमी लेयर में डालना पड़ेगा, ताकि SCs और STs में जो एक्चुअली दरिद्र गरीब परिवार हैं उन तक पब्लिक एजुकेशन और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का बेनिफिट पहुंच सके। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो पिटिशनर्स ने यूज़ करी, और सेंटर ने बोला है कि नहीं भैया हमारे ऊपर कोई बाइंडिंग डायरेक्शन नहीं लागू होता है, हमें सुनना होगा हम सुनेंगे, हमें नहीं सुनना होगा हम नहीं सुनेंगे। ठीक है ना, क्रीमी लेयर अगर अप्लाई हो जाती है तो क्या चेंजेस होंगे, अभी तक समझ में आ ही चुका होगा, मैंने कितना बता दिया क्रीमी लेयर क्या चीज़ है और किसका वो फायदा है, किसको नुकसान है। वेरी गुड, सेंटर ने ये बोला है कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है वो हिस्टोरिकल और सोशल
डिसेबिलिटी को बैलेंस आउट करने के लिए बनाई गई थी। इसमें इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन का कोई पॉइंट ही नहीं था, ठीक है। तो अगर इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारी बुक्स में, तो हम उसके बेसिस पे पॉलिसी बनाएं कैसे? जब समाज में सामाजिक तौर पर भेदभाव हो रहा है, इकोनॉमिक तौर पर नहीं हो रहा है, तो हम सामाजिक तौर पे ही तो इनको रिजर्वेशन देंगे, इकोनॉमिक बेसिस पे लाएंगे कहाँ से? सेंटर का ये आर्ग्यूमेंट है ना। रिजर्वेशन की जो डिबेट है, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि क्या सोचते हो आप, क्या लगता है क्रीमी लेयर SC ST में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, किस तरीके की होनी चाहिए, आपके खुद के क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, आप खुद कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हो, और अगर आप रिजर्व नॉन रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको रिजर्वेशन ओवरऑल क्या लगता है, कैसी पॉलिसी है, इसमें क्या चेंजेस होने चाहिए, या फिर आजकल इंस्टाग्राम पे चल रहा है रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट चल रहा है, आप उसके समर्थन में हो, मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताओ। देखो, मैं कमेंट्स करने के लिए इस टॉपिक पे क्यों बोल रही हूँ, मुझे खुद समझ में आ जाता है कि पब्लिक क्या सोच रही है, ठीक है। तो मेरा भी फ्रेम ऑफ माइंड चेंज होता है, कभी कभी सॉलिडिफाई होता है पब्लिक की डिमांड सुन के, पब्लिक की बातें सुन के। तो यूज़ द फैसिलिटी गिवन टू यू इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और अपन किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन।